2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में क्या है सीटों का आंकलन, इसी को लेकर न्यूज 80 के संपादक राहुल राणा ने वरिष्ठ पत्रकार और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रॉयल से वार्ता की। आप भी सुने मुजफ्फरनगर समेत पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर हुए मतदान को लेकर क्या है उनका अनुमान। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में क्या हुआ, उसी का आकलन करने के लिए आज मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और रॉयल बुलेटिन के संपादक अनिल रॉयल जी, और आज उनसे समझेंगे आकलन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर। आप जगह जगह बात भी कर रहे थे, गांव गांव में मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से आपने बात भी कर लिया। अब आकलन कुछ आ गया कि नहीं? देखिए, 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक आचार संहिता लागू है और एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता, इसलिए साफ साफ तो बताना उचित नहीं है एक संपादक के रूप में, पर आकलन काफी किया है क्योंकि कल हमारी टीम पूरे क्षेत्र में घूमी है और कल से अब तक लगातार लोग फोन करके पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो काफी हद तक ग्राउंड रिपोर्ट है। तो क्या वही ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप उसे बताइए थोड़ा सा, कैसे जो है इस बार का चुनाव रहा मुजफ्फरनगर में। बड़ा जाति, बड़ा ठाकुर को लेकर विरोध, और कहीं जयंत चौधरी अब गठबंधन में, मतलब कई सारी चीजें उठापटक चुनाव से पहले रही। और वैसे तो चुनाव में ज्यादा उत्साह तो मेरे हिसाब से तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर पे बड़ा एकदम हॉट सीट। मीडिया के कुछ और साथी आए थे अलग चैनल से, उन्होंने ये सवाल पूछा था, आपका जो सवाल था कि आखिर उत्साह क्यों नहीं रहा। उत्साह का कारण देखिए, उत्साह जो रहा 2014 और 2019 का चुनाव अलग परिप्रेक्ष्य में था। उस समय धर्म हावी था, सांप्रदायिक माहौल था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव था। इस बार का चुनाव धर्म के आधार पर नहीं रहा है। इस बार का चुनाव में जातियां प्रमुख रही हैं, व्यक्तिगत संपर्क प्रमुख रहे हैं, प्रत्याशियों की नाराजगी और उनकी खूबियां प्रमुख रही है। इसलिए इस बार का चुनाव पहले चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस बार कोई धर्म का कार्ड नहीं चला है, मतदान के प्रतिशत कम रहा है, उसका 9% का मुजफ्फरनगर में मतदान कम रहा है। उसका मुख्य कारण, एक तो जो मतदान प्रतिशत बढ़ाया करते थे पिछले 4 दशक के संपादक के रूप में मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग बढ़ाया करते थे। इस बार भाजपा और संघ के लोग चुनाव से गायब थे। पहले होता यह था कि पोलिंग के दिन शाम को 5 बजे 6 बजे तक भाजपा और संघ के लोग जिस घर की जो वोट रहती थी उसको आके टोकते थे, आइए वोट डालने आइए। घर से सुबह से लग जाते, नाश्ता बाद में कीजिए, वोट डालिए। इस बार वो नितांत अभाव रहा। उसका कारण कहीं कहीं प्रत्याशी से नाराजगी और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रमुख लोग थे पार्टी के, उनको किसी को गाजियाबाद का, किसी को मेरठ का, किसी को अमरोहा का, किसी को मुरादाबाद का, किसी को सहारनपुर का प्रभारी बना दिया। वो अपनी विधानसभा लोकसभा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में घूमते रहे। वो इसलिए कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं जगा पाए और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा है, जिसकी वजह से ये कम रहा है। और इसमें भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों में ज्यादा रहा है। कल जुम्मे का दिन था, ईद पर लोग आए हुए थे, वो गए नहीं। मस्जिदों से बार बार ऐलान होते रहे, या सोशल मीडिया पे जो लोग भाजपा से जुड़े हुए थे वो लगातार कहते रहे कि साहब अल्पसंख्यक क्षेत्र में लाइन लग गई, हमारी तरफ खाली है। तो उसका एक फर्क रहा, लेकिन वो मोमेंटम बन नहीं पाया, इसलिए 9% वोट कम पड़ा है। लेकिन अगर हम समझे इसको आकलन को, क्योंकि ग्राउंड से जो निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक होता है। आप लगातार जनता की बात को सुन रहे हैं, लोगों के बीच जब रिपोर्टर आपके जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? हार जीत तो एक अलग बात है, लेकिन कौन किस पर भारी? देखिए, इस बार के चुनाव में मोदी जी का कार्ड बहुत ज्यादा चलता नजर नहीं आया, योगी जी का कार्ड चलता नजर आया। लॉ एंड ऑर्डर की मेरी टीम ने 50-60 गांव में जाके सर्वे किया लोगों से। इस बार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लोग भाजपा को पसंद कर रहे थे, लेकिन बेरोजगारी, अग्निवीर ऐसे मुद्दे भी थे। आरएलडी के इस गठबंधन में आने के बाद निश्चित रूप से उन मुद्दों पर कुछ ना कुछ अंकुश लगा। एक बड़ा वर्ग आरएलडी के आने के साथ भाजपा एनडीए के साथ जुड़ा, इसका लाभ मिला, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। आरएलडी के आने के बाद जो भाजपा का परंपरागत वोटर था और बार बार जाटलैंड कहा जाता, उसकी रिएक्शन हुई। उसके रिएक्शन में काफी वर्ग ऐसा था जो भाजपा का वोटर था, जो अन्य को नहीं देना चाहता था, उसने उदासीनता बनाई। वो भी एक कारण है पोलिंग परसेंटेज घटने का। वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। चुनाव परिणाम बहुत नजदीक के हैं, स्पष्ट नहीं बताने चाहिए कि कौन क्या स्थितियां हैं। बसपा के कैंडिडेट को 8 साल बाद मायावती जी यहां आई हैं
और बसपा के कैंडिडेट ने 8 साल बाद इस चुनाव में मायावती जी को फिर स्थापित करने का फैसला किया है। बसपा के कैंडिडेट ने इस बार कोशिश की है, बसपा के आधार मतदाताओं ने, खास तौर से दलित ने और दलित में भी जाटव वर्ग ने, कि मायावती जी को जीत हार कुछ अब के स्थापित करना है। और जैसा मैंने पहले कहा, जाति फैक्टर रही है। जैसे प्रजापति समाज के वोट थे तो प्रजापति समाज ने फेनेटिक वोटिंग किया है, यह भाजपा का नुकसान है। दलित ने 2014-2019 के चुनाव में हिंदू बनकर वोट किया था। पिछले चुनाव में 2019 में जबकि बसपा इस गठबंधन में शामिल थी, 15 सीट प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन जीती, लेकिन मुजफ्फरनगर में काफी बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। वो अब के बसपा पर गया है, वो भी भाजपा का नुकसान है। जो मैक्सिमम परसेंटेज और उत्साह से डाला है, मुस्लिम ने और दलित ने ही उत्साह से डाला, प्रजापति ने, इन 3 जातियों में। अति पिछड़ी की काफी बड़ा वर्ग, चाहे वो सैनी हो, चाहे कश्यप हो, चाहे पाल हो, इन सब का भी कुछ ना कुछ प्रतिशत गौरव दारा सिंह प्रजापति को गया, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नजदीक ब्राह्मणों में भी कुछ प्रतिशत कटा है, 5 कटा हो, 10 कटा हो। क्षत्रिय समाज की पंचायतों ने वोट कितने काटे तो 4 जून को स्पष्ट आएगा। एक मोमेंटम जरूर बनाया भाजपा के खिलाफ। वोट के बारे में तो आज कहना कि कितनी कटी है, कोई 30% कहता है, कोई 50% कहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान रहा कि राजपूत बाहुल्य गांवों में उससे पहले 90% एक पक्षीय मतदान हुआ करता था। इस बार किसी गांव में, जैसे सरदना विधानसभा का हम देख रहे थे, 52.22% मतदान हुआ, जहां 24 है। वो 52%, 90 का 52% हुआ, ये 38% का सीधे सीधे भाजपा का नुकसान है, और उसमें भी बंटवारा है। ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। जीत हार कोई हो अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा के लिए श्योर सीट जो है इस बार चिंता का कारण है। संजीव बालियान जी का जो भी आज इंटरव्यू हमारे यहां भी चलाया है, संजीव बालियान जी कल से जो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे फंसाए रखा, डीएम एसपी सीडीओ मेरे गांव, मेरे ऑब्जर्वर मेरे गांव में ही वोट डालने दिए, ये संकेत शुभ नहीं है। संजीव जी की आपत्ति मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, रात की उनकी प्रतिक्रिया थी। तो निश्चित रूप से चुनाव फंसा हुआ है। 1,50,000 के लगभग मोटे तौर पर माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान लेंगे। 1,50,000 से ऊपर दारा सिंह यदि जाते हैं, संजीव बालियान की चिंता बढ़ाते हैं। 1,50,000 से जितना नीचे को आएंगे, संजीव बालियान के लिए सुलभ करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता ने तय किया, या ईश्वर बताएंगे। 4 जून को सबके सामने आएगा। आपने वैसे बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि यहाँ बीएसपी का जो वोटर है, यानी कि बीएसपी का जो प्रत्याशी है, वो यहाँ चुनाव को फंसा रहा है ना। कौन एमपी बनेगा इसका निर्णय दारा सिंह चौहान को मिली वोट, दारा सिंह प्रजापति को मिली वोटों के आधार पर हुआ है, और दारा सिंह के पक्ष में वोट जबरदस्त पड़ी है। मैंने जैसे पहले भी कहा, इस बार धर्म हावी नहीं रहा, इस बार जातियां हावी रही है। प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का आधार वोटर है, लेकिन प्रजापतियों में बहुत थोड़ी वोट ही भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बाकी सब बसपा पर गई है। दलित समाज की वोटरों की पहली चॉइस बसपा या बसपा के अलावा भाजपा रही है। 14 और 19 में 22 में भी दलित समाज ने भाजपा को वोट दिया है। 2022 की सरकार के बनने का भी मुख्य कारण था कि दलित ने बाद में हिंदू बनकर वोट किया, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वोट किया, 5 किलो राशन के नाम पर वोट किया, शौचालय के नाम पर वोट किया, मोदी जी के, योगी जी के चेहरे पर वोट किया। इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी सफलता ले रही थी। हिंदू मुस्लिम बनकर वोट किया। इस बार हिंदू मुस्लिम का कार्ड कहीं नहीं चला। पहले चरण की मुजफ्फरनगर छोड़िए, 8 की 8 लोकसभा सीटों पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला। और लोक दल के लिए भी एक चिंता का विषय यह है कि जबकि एनडीए में शामिल होकर भाजपा के साथ, पहले जाट मतदाता भाजपा या लोक दल के साथ था, सपा की कभी चॉइस नहीं थी जाट की, लेकिन इस बार जाट मतदाता ने, वो ये बहस का विषय हो सकता है कितनी प्रतिशत है। मुजफ्फरनगर में तो यह भी तर्क दिया जा सकता है कि हरेंद्र मलिक जी ने, हरेंद्र मलिक जाट है इसलिए जाट वोटरों ने दिया है, लेकिन कैराना में इकरा को भी जाट मतदाताओं ने वोट कितने प्रतिशत, इस पर बहस का विषय हो सकता है, लेकिन वोट दिया। जबकि सपा के बारे में यह माना जाता है कि जाट सपा को वोट नहीं देता है। गठबंधन में भी जाट जिसको नहीं देनी होती, जो भाजपा को देता था, वो कहता था साहब मुझे साइकिल पर मोहर लगाने में दिक्कत आती है। पर इस बार उसने इकरा की साइकिल पे भी लगाई है, उसने हरेंद्र मलिक की भी लगाई है, उसने इमरान को भी 2-4%, 10% वोट दी है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जयंत जी के फैसले के प्रति भी कुछ ना कुछ नाराजगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला है, चूंकि जयंत चौधरी इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रव्यापी उनका दायरा है,
हो सकता है, पर वो सही बात अपनी कम्युनिकेट शायद बिरादरी को नहीं कर पाए, अपने आधार वोटरों को नहीं कर पाए। उनके आधार वोटरों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्वेश्चन मार्क है कि जयंत जी ने आनन फानन में क्यों किया और 2 सीट पर फैसला किया, ये उनके आधार वोटरों को पचा नहीं। हमारी टीम जब गांव में गई, उन्होंने कहा जयंत आ गए तो हम प्रदीप चौधरी को भी देंगे, हम संजीव बालियान को भी देंगे। अगर गठबंधन ना हो तो दोनों के खिलाफ जाट एक तरफा मतदान कर रहा था। उन्होंने कहा जयंत की वजह से हम दे रहे हैं दोनों जगह पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे थे, उनको किसानों के मुद्दे, उन्हें अग्निवीर के मुद्दे, उन्हें एमएसपी के मुद्दे खराब लग रहे थे। और ये कहना कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि दिखाई देती है, चौधरी चरण सिंह संत थे, देवता थे, ईश्वर, आम किसान उन्हें भगवान मानता था, मोदी जी में वो छवि भगवान की छवि है, ये आम उनके समर्थक को पसंद नहीं आई है। अब जयंत चौधरी के आने से भी कुछ जो नाराजगी वो वोटों में यहाँ बदल सकती है। लेकिन अभी चलिए, आपने जब चर्चा कैराना पे भी कर दी तो थोड़ा सा मैं और बढ़ जाता हूं लेके, मुझे लग रहा है और दिलचस्पी लोगों को भी आएगी आपकी बात समझ के कि मुझे बिजनौर की सीट और नगीना की सीट पे अगर आपसे समझू, बाकी 8 सीटों पर मैं आकलन समझू जयंत चौधरी, क्योंकि कई सीटों पर पश्चिम की जो है अच्छा खासा प्रभाव, जैसे मुजफ्फरनगर में उनका प्रत्याशी नहीं था लेकिन यहाँ संजीव बालियान थे, लेकिन उन्होंने उनके लिए बड़ा कैंपेन किया, खूब रोड शो भी किया, रोड शो मोटिवेट किया जनता को। हाँ, उधर कैराना में भी उन्होंने खूब मोटिवेट किया, इधर बिजनौर में तो वो उनके प्रत्याशी थे, बागपत में उनके थे, लेकिन वो सहारनपुर भी गए, वो बुलंदशहर भी गए और वो मेरठ भी गए, वहां तमाम जगह पर। लेकिन वो असर 8 सीटों पर अगर देखे तो क्या आप लोगों को लगता है 8 सीटों में कितनी सीट यहां इंडिया और कितनी सीट यहां एनडीए? इंडिया को कितनी सीट, एनडीए को कितनी सीट, ये बताना तो उचित नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जयंत जी का आने का प्रभाव। कैराना की बात कर लीजिए, प्रदीप चौधरी जी के बारे में कैराना के आम मतदाता की भावना ये थी कि ये 5 साल नहीं आए, और ये था कि वो ये कहते थे कि साहब मैं वोट मांगने क्यों आऊं, आप तो मोदी योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं। इस बार चाहे मीर भोज का मुद्दा रहा, उसको लेकर उनके प्रति नाराजगी थी। वो नाराजगी और जाट मतदाताओं में जो जैन जी के थे वो तो बिल्कुल लाठी लेके ही थे। अगर जैन जी ना आते तो जाट गांव में, लोकदल प्रभावित गांव में प्रदीप चौधरी जी का प्रवेश वर्जित हो जाता, लग जाता नो एंट्री। ये स्थितियां थी, वो जैन जी के आने से सहज हुई। अनिच्छा के बाद भी, नाराजगी के बाद भी, अग्निवीर की नाराजगी के बाद भी, अगर अग्निवीर की जहां तक योजना है 4 साल बाद किसी को पता लगे, आपको पता लगे कि 4 साल बाद गवर्नमेंट डेडलाइन कर दे कि 4 साल बाद राहुल राणा का चैनल बंद कर दिया जाएगा, राहुल राणा आज से मरना शुरू हो जाएंगे, 4 साल पता नहीं लगता कब गुजर जाते हैं। 5 साल में चुनाव होते हैं, 4 साल में नौकरी खत्म हो जाती है और नेता की पेंशन रहेगी। नेता की एक बार सांसद बन जाए, एक बार विधायक बन जाए, ताउवर पेंशन रहेगी, उसकी अग्निवीर की पेंशन भी नहीं है जो सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए। ये सब मुद्दे थे जो किसानों में नाराजगी के कारण थे। एमएसपी का था, शामली शुगर मिल की अब बात करें, 214 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ, लंबे समय आंदोलन चला, जैन जी उस आंदोलन को समर्थन देने, जैन जी कम से कम इतना ही कर देते जब घोषणा कर रहे थे, योगी जी से घोषणा कराए थे, स्पेशल फंड दिला देते शुगर मिल को। वो 214 करोड़ सरकार के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और सरकारें, पहली सरकारों में इस तरह की योजनाएं आती रही हैं, स्पेशल पैकेज देते रहे हैं। जो इंडिया का जो आया है प्रस्ताव, उसमें यह है कि हम हर जिले में किसानों के लिए इतना रिजर्व फंड देंगे। गवर्नमेंट फंड कर देती है शुगर मिल को, जब उनकी चीनी बिकती ले लेती है, उधार दे देती है आपस। तो ये अगर 214 करोड़ रुपया के शामली के किसान को या थाना भवन के किसान को यदि दिलाते तो केवल उनके आधार मतदाता को लगता कि जैन जी के आने से केवल 2 सीट नहीं, हमें भी कुछ लाभ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न के पूर्व से हकदार थे, पहली सरकार उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया तो उनकी गलती थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से उनका कद बढ़ाओ या मिलने से घटाओ ये नहीं था, चरण सिंह जी तो भारत रत्न थे। आम किसान में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस देश का किसान, चाहे वो जाट रहा हो, गुजर रहा हो, अहिर रहा हो, कुर्मी रहा, उन्हें भगवान मानता था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़िए, देश भर में चाहे राजस्थान हो चाहे बिहार हो, वहां चौधरी चरण सिंह जी की फोटो घर में रख के पूजा की जाती थी। आज ये जो वर्तमान में स्थिति है, किसानों की बात उठनी चाहिए थी। 700 किसान मरे, उनके बारे में होना चाहिए था। किसान को अपना विजन बता के उनको एनडीए में जाना चाहिए था, जिसकी नाराजगी, हालांकि उस नाराजगी के बाद भी उनके ज्यादातर समर्थकों ने वोट दिया। वो चाहे 10% या 15% कटे, वो भी भाजपा और आरएलडी के लिए चिंता का विषय, उन्हें विचार करना चाहिए। आखिर हमारे लोग फिर भी क्यों नाराज हो गए, उस पार्टी को क्यों दिए? मुजफ्फरनगर में तो हरेंद्र मलिक तर्क हो सकता है, लेकिन कैराना में, सहारनपुर में इमरान को भी अगर वोट दिया तो इस पर आरएलडी के थिंक टैंक को और
भाजपा के थिंक टैंक को चिंतन जरूर करना चाहिए। किसान की समस्या का हल होना चाहिए, उनका भुगतान होना चाहिए। 214 करोड़ का एक शुगर मिल का भुगतान है, उस किसान से पूछिए जिसको इस बात की चिंता हो रही। नेता फैसले कर देते हैं, उस किसान, जिस किसान के बदौलत आप नेता बनते हैं, उस किसान की आवाज उठाने कौन इंग्लैंड से आएगा क्या? उसकी आप अपने लिए तय कर रहे हैं कि आपको राज्यसभा मिलेगी, आपको 2 टिकट मिलेंगे, आपको एमएलसी मिलेंगे। उस किसान की पीड़ा कौन उठाएगा? जिसने आपको अपना सरपरस्त माना, आपको अपना भगवान मानते, उसकी किसान की पीड़ा उठनी चाहिए थी। यह चिंता का विषय है, इस पर नाराजगी है, और जो किसान की नाराजगी है वोट देने के बाद भी आज भी उठा रहा, वो जायज है। मुद्दे तमाम किसानों के समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं इस बार उठाने की कोशिश की। जयंत नहीं थे, वो शायद मुद्दे उस तरह से नहीं दिखे, मीडिया में नहीं सरे, लेकिन जैसे नगीना पे हम खुद गए तो वहां कहीं चुनाव ऐसा लगा, मैं अगर समझूं तो कि वहां चुनाव ऐसा कहीं लगा कि चंद्रशेखर और वहां बीजेपी कहीं मतलब चुनाव में वहां समाजवादी पार्टी इस तरह से कमजोर दिखी, वहां बीएसपी कहीं कमजोर दिखी। लेकिन अगर मैं आपका आकलन समझूं, क्या ये सब मुद्दे जो है इन 8 सीटों पर प्रभाव डाल भी रहे हैं, या चंद्रशेखर जैसी सीट पर जैसे मैं बात कर रहा हूं वहां कहीं चंद्रशेखर आपको लगता है कि कहीं फाइट में है, या फिर हवा में कहीं कुछ था? 2 महीने पहले जब चुनाव शुरू हो रहे थे, चुनाव की चर्चा शुरू हो रही थी और मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस दिन कोई चुनाव नहीं मान रहा था। सबका यह था कि 400 में 402, मोदी जी ने 400 कहा है, क्योंकि हर बार मोदी जी कहते थे आपके 300 पार, आपके 400 पार। एक सामान्य बना हुआ था कि 400 पार नहीं है तो 400 के आसपास तो मोदी जी आ ही जाएंगे। कोई चुनाव नहीं था। नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बन रहे थे, बनते बनते वो भाजपा में चले गए। लगा कि इंडिया नहीं चल रहा, इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। जिस दिन जयंत एनडीए में चले गए, उस दिन लगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो भाजपा और एनडीए के लिए कुछ चुनाव ही नहीं है। पर कल का वोटिंग अगर ट्रेंड देखें, चुनाव है, और यह चुनाव इतना घातक चुनाव है, यदि यह ट्रेंड रहा तो अप्रत्याशित परिणाम भी आ सकते हैं। इन 8 सीट पर चुनाव की उम्मीद नहीं थी, 8 की 8 सीट पर चुनाव है। जीतेगा कौन, हारेगा यह अलग विषय। बात आपने चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने पिछले कुछ वर्ष में अपने आप को जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया। आज जनता उस नेता के दरवाजे जाना पसंद करती है जो उसकी आवाज शासन प्रशासन के सामने मजबूती से उठाता है। जनाधार आपके जिले में चाहे जो नेता रहे हो, मुनव्वर हसन की अगर आप उदाहरण दें, इकरा के चूंकि संदर्भ है, उसकी छवि मुनव्वर हसन की थी कि वो आम आदमी के लिए लड़ते थे और जनता उनके पास हजारों की भीड़। संजीव बालियान का अगर आप चर्चा करेंगे, संजीव बालियान के यहां भीड़ रहती थी हर शनिवार को, इसलिए रहती, लोगों को उम्मीद थी कि ये बोल्डली मेरी सिफारिश करते थे। हरेंद्र मलिक आज चुनाव में, कई चुनाव हारने के बाद भी आज चुनाव में इसलिए हरेंद्र मलिक की छवि है कि वो जनता की आवाज मजबूती से उठाते। यही से चंद्रशेखर की है। चंद्रशेखर ने दलितों की मामले हो या अल्पसंख्यकों के मामले बहुत मजबूती से उठाया। इसलिए नगीना की जनता को जब एक अच्छा विकल्प मिला तो वो चंद्रशेखर की तरफ देख रही है। इसलिए दोनों बड़े दल, वहां बसपा की सीट है, चाहे बसपा का हो चाहे सपा का हो, दोनों बड़े पार्टियों को इग्नोर करके चंद्रशेखर को भाजपा के सीधे मुकाबले में ला रही है। यह चंद्रशेखर की संघर्ष की छवि है। चंद्रशेखर ने जो संघर्ष किया है, जो बार बार जेल गए हैं, और एक परसेप्शन रहा है कि चंद्रशेखर सरकार से लड़ने की स्थिति है। हालांकि अब उनको सिक्योरिटी मिली है, इसको लेकर सवाल जरूर उठे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को ठेस लगी है। पर अभी भी चंद्रशेखर संघर्षशील नेता है और संघर्षशील नेता को जनता पसंद करती है। चंद्रशेखर इस संघर्षशील नेता की छवि के चलते नगीना में एक मजबूत दावेदार है, वो जीतने की स्थिति में भी आ सकते हैं। भाजपा उसकी टक्कर बहुत मजबूत है। बिजनौर में कैसे देखते हैं आप? बिजनौर में जब आरएलडी का चुनाव शुरू हुआ तो कुछ लग रहा था नहीं, फिर आया बसपा के विजेंद्र सिंह आए तो एक तरफा लगा कि विजेंद्र सिंह बहुत बड़े धन कुबेर आ गए, तो चुनाव को धन भी एक फैक्टर है। कल मतदान के समय सुबह मतदाताओं का, मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उसको सपोर्ट कर रहा था विजेंद्र को, लेकिन दोपहर बाद उसमें बंटवारा आया, वो सपा की तरफ जाने लगा। मुस्लिम मतों में बंटवारा हुआ जो निश्चित रूप से चंदन के लिए लाभ होगा। चंदन कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है, वहां तिकोना मुकाबला है। 4 लाख के आसपास में बिजनौर का निर्णय हो जाएगा। 4 लाख जो ले लेगा। चंदन के साथ एक कमी वहां रही जो कल हमने मौके पर देखी कि वहां जब बुजुर्ग मतदाता जा रहे थे, जिनको बाकायदा काउंसलिंग नहीं कर पाए कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता करते इस मामले में एक्सपर्ट वो होते हैं कि वो अपने मतदाता को उसको अपने बूथ पर बता के भेजते हैं, जहां पर्ची बनाते हैं बताते हैं कि ये चिन्ह है, तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। कल इस बात का नितांत अभाव था। जब बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा जो चंदन को कि वहां कमल ही नहीं था,
वहां भारतीय जनता पार्टी के कैडर में और आरएलडी के कैडर में समन्वय का अभाव रहा। यदि चंदन हारते तो उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि वो अपने मतदाता को समझाने में विफल रहे हैं कि नल का इसका पर्यायवाची है, नल भी और कमल का फूल एक है। क्योंकि दोनों सिंबल तो हो नहीं सकते थे, वहां नल था और नल के प्रति चंदन का मतदाता, जो भाजपा का मतदाता, वो सहज नहीं होता है, उसको बताना जरूरी था बूथ के बाहर, वो अभाव रहा है। बहुत जगह वहां एजेंट भी खड़े नहीं मिले जो बाहर खड़े होते हैं, जो बताने वाले, इसका अभाव रहा। अगर कहीं वहां तिकोना चुनाव है, कौन जीतेगा, चंदन को एज मान सकते, इसलिए मान सकते कि दोनों मुस्लिम मतों में बंटवारा हुआ, लेकिन काफी लोगों का कहना कि एक तरफ चला गया, अगर एक तरफ चला गया होगा मुस्लिम में अधिकांश प्रतिशत, 80% भी, तो चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में चला जाएगा। अच्छा, आखिरी एक सहारनपुर पे भी थोड़ा सा बता दीजिए, सहारनपुर पे क्या रहेगा? सहारनपुर में इमरान मसूद इतना बड़ा चेहरा था, और जब से मोदी जी वाला बयान था, मुस्लिम कट्टरपंथ का प्रतीक इमरान मसूद थे। जब वो देवबंद में जाते थे, देवबंद मंदिर में चुनाव प्रचार के बीच में गए, तो इमरान मसूद के बारे में सवाल उठा कि इमरान मसूद ने मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया, इसको लेकर लेकिन वो कार्ड नहीं चला। इमरान मसूद ने इतनी खूबसूरती से चुनाव लड़ा कि मुस्लिम ने तो इमरान को अपना नेता माना ही माना। माजिद को इग्नोर करके इमरान को वोट, और चंद्रशेखर ने इमरान की, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर समर्थक इमरान की मदद में थे। बसपा के माजिद थे तो चंद्रशेखर समर्थकों की मदद इमरान को मिली, चाहे क्योंकि चंद्रशेखर और इमरान मित्र हैं। इमरान को अन्य हिंदू गुजर रहे हों, राजपूत रहे हों, अन्य हिंदू में भी इमरान को वोट मिली। इमरान अच्छी फाइट दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज है, जो बार बार के हारे हुए प्रत्याशियों पर या जीते हुए प्रत्याशियों पर लगाए, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो राघव के खिलाफ हो, चाहे वो प्रदीप चौधरी के खिलाफ हो, और चाहे मुजफ्फरनगर में संजीव जी के खिलाफ हो। यदि प्रत्याशी भाजपा के इस क्षेत्र में नहीं होते तो परिणाम इतने कठिन ना होते। जीतेगा हारेगा कौन, आज भी मैं नहीं कह रहा हूं, राघव भी जीत सकते हैं, प्रदीप भी जीत सकते हैं, संजीव भी जीत सकते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशियों के खिलाफ भी थी, जो चुनाव परिणाम को फंसा रही है। वहां चुनाव सीधा सीधा मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। यानी जो सीधा चुनाव है वो इंडिया और एनडीए के बीच है। आपको कहीं बसपा मायावती कहीं दिख रही है चुनाव में? नहीं, बसपा के टिकट वितरण जो पहले माना जा रहा था कि बसपा दिल्ली की ईडी के दबाव में है, ये इस बार बसपा का कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक घोषित समझौता रहा है, जिसके चलते बसपा के टिकटों का वितरण सहारनपुर को छोड़ दिया। कैराना में ठाकुर, मुजफ्फरनगर में प्रजापति, बिजनौर में जाट, मेरठ में त्यागी, बागपत में गुजर, गाजियाबाद में ठाकुर, नोएडा में ठाकुर। जबकि माना जाता है कि आधार वोट इंडिया का मुस्लिम है, तो मायावती जी मुस्लिम को देंगी। मायावती जी के अब के टिकट जो है, दो कारण हो सकते हैं। एक, मायावती अति पिछड़ी या अगड़ी जातियों को टिकट देके, अपने दलित के साथ देके अपना वोटिंग परसेंटेज जो 12% के आसपास पिछले चुनाव में रहा, और सीट एक आई थी, वो भी उमा शंकर सिंह की आई थी। उमा शंकर सिंह विधानसभा में अपने बलबूते जीते थे, मायावती जी की पार्टी से थे। वो जो एक परसेप्शन मायावती जी के बारे में बना हुआ था, वो इस बार दूर करने की कोशिश की। मायावती जी के टिकटों का बंटवारा बहुत शानदार रहा है, इसलिए हर जगह मायावती जीत हार में फैक्टर है। मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, कहीं के हो, अगर सहारनपुर में भाजपा जीतती है तो माजिद के वैसे, अगर माजिद मुस्लिम वोट ठीक ठाक ले जाते हैं, अगर नहीं ले पा रहे और दलितों में भी बंटवारा हो गया चंद्रशेखर की वजह से, तो इमरान जीत जाएंगे। यही स्थिति सभी जगह है। तो मायावती जी के टिकट के बंटवारे में वो जीते ना, जीतने की मायावती जी किसी सीट पर स्थिति नहीं, पर वो इंडिया गठबंधन और भाजपा की जीत हार में बसपा का इस बार सबसे अहम रोल रहेगा, और मायावती जी के मत प्रतिशत में वृद्धि होगी। और आखिरी में जब बात अगर पीलीभीत और मुरादाबाद पे भी अगर आपसे समझे, तो वहां भी स्थितियां यही हैं। जैसे मुरादाबाद और रामपुर के टिकटों को लेकर समाजवादी पार्टी में विवाद था। आजम साहब की जिद की वजह से समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को टिकट दिया। आखिरी क्षण में अखिलेश यादव ने स्टेशन को वापस भेजा, लेकिन वो 3 सेकंड देर से पहुंचे, 3 मिनट देर से पहुंचे, तो वो अपना सिंबल दाखिल नहीं कर पाए, रुचि वीरा ही लड़े। 2 दिन पहले तक वहां लग रहा था कि रुचि वीरा के खिलाफ नाराजगी है, मुस्लिम नाराज है, लेकिन इस बार मुस्लिम ने इस देश में सरकार बदलने के लिए मैक्सिमम प्रयास करने के हिसाब से वोटिंग किया है। आखिरी में मैक्सिमम परसेंटेज रुचि वीरा को गया है। वहां भारतीय जनता पार्टी का एक और ब्लंडर रहा कि सर्वेश कुमार जी बहुत पुराने नेता है, वो अस्वस्थ हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की रैली थे, उससे पहले भी वो एम्स में भर्ती थे, वहां से आए थे। जिस दिन मंच पे खड़े थे तो कमजोर स्थिति में खड़े थे, और
जनता को यह लगता है कि जब मेरा नेता आज इस स्थिति में, उनका बेटा विधायक था, उसको दे सकते तो बेहतर परिणाम और हो सकते थे। जनता सक्रिय नेता को चाहती है। आज उस स्थिति को जनता बचती है। वहां भी चुनाव मजबूत है कि आखिरी में मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी घटी। नाराजगी अगर पूरी घट गई होगी तो निश्चित रूप से परिणाम इस बार भी सपा के अनुकूल होंगे, क्योंकि रुचि वो रहना, कुछ हिंदू वोट भी, सजातीय वोट भी लिए हैं। लेकिन अगर नाराजगी ज्यादा रही होगी, चूंकि बसपा से मुस्लिम है, तो निश्चित रूप से है। ऐसे ही आप वहां की जतिन प्रसाद जी को लेकर विरोध था, वरुण के टिकट कटने का भी विरोध था, मैनेज कर, लेकिन वहां गंगवार और भाजपा ठीक मुकाबले में। कौन जीतेगा ये 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ, लेकिन फाइनल जो है वो कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज था या जो वोटर था जिस पार्टी का, वो फाइनली आकर उस पर आकर टिक गया, वो कहीं डाइवर्ट नहीं होता हुआ दिखा। तो ये 8 सीटों का आकलन और 8 सीटों पर जो माहौल है वो कुछ इस तरह का था जो अनिल रॉय जी बता रहे हैं। और सीधे तौर पर जब हम लोग भी जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो चीजें ये निकल कर जरूर आ रही है कि यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला है। 4 जून को नतीजे आएंगे और इन नतीजों में कितनी सीटें बीजेपी यहां जीतने जा रही है और कितनी सीटें हारने जा रही है, ये सब तय हो जाएगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो 2014 की तरह माहौल बताया जा रहा था वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब क्या जो पहले चरण का रुझान है उसके कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट अगले चरणों में भी होगा या नहीं।